नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। और रुक करेंगे अब खबरों का। जोशीमठ में दिख रही दरारों के चलते सरकार ने कई परिवारों को रिलीज शेल्टर होम में रखा है। सरकार का कहना है कि लगातार लोगों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस मामले पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस सरकार पर लगातार धावा बोल रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धर्मेंद्र सोनी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ लोगों को शिफ्ट जरूर किया गया है, लेकिन उनके खाने पीने के लेकर तमाम सुविधाओं की अनदेखी की जा रही है। हालात यह है, इस वक्त जोशीमठ के लोग दाने दाने को मोहताज हैं। जोशीमठ में लगातार बढ़ते भूधसाओं को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ज्यादा क्षतिग्रस्त मकानों पर लाल रंग से निशान लगाया गया है और मकान स्वामियों को तत्काल मकान खाली करने को कहा गया है। वहीं दूसरी ओर नेताओं का दौरा लगातार जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी जोशीमठ का दौरा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी महेंद्र कि हमें व्यवसाय की जगह व्यवसाय, मकान की जगह मकान और ज़मीन की जगह ज़मीन मिले। हम इस तरह से उठने वाले नहीं हैं। हमारे मकानों पर रेड क्रॉस कर दे रहे हैं और कह रहे हैं उसके बाद कि मकान खाली करें, उसके बाद हम घर पे नहीं आ सकते। हम कहाँ जाएंगे? हम जब सुबह कमाते हैं फिर शाम को खाते हैं। हमारी व्यवसाय भी यहीं पे, घर यहीं पे है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम रात को किस तरह उनको लेकर रोड में खड़े हो रहे हैं? हम किस तरह से रहेंगे? सरकार हमारी कोई नहीं सुन रहा है। हमारे यहाँ पे कोई जाँच पूछ नहीं सुन रहा। हमें एक होटल रूम दिया जा रहा है जिसमें कह रहे हैं कि इस होटल में अपना बैग लेके जाओ, वहाँ पे रहो। वहाँ पे खाना है नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर कह रहे कि अभी हम कहीं पे कमरा लेते हैं, हमें 4,000 के कमरे के किराए के तौर पे दिया जाएगा। वो 4,000 में हम एक कमरा लेंगे, हम खाएंगे क्या? ये भी सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन सरकार हमें सिर्फ एक ही चीज़ बता रही है कि तुम मकान खाली करो। सुबह से मैं 2 बार दुकान खोल चुकी हूँ। 2 बार मेरे पास प्रशासन आ गया कि दुकान बंद करो, तुम मकान खाली करो। मैं मकान खाली करके कहाँ जाऊँगी? वो कह रहे कि होटल, मार्केट में होटल है, हमें होटल में शिफ्ट करो। मैं ये समझना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि होटल, मार्केट में जो होटल बना है वो होटल कौन सी मिट्टी से बना हुआ है? जो कि हमारा घर 2 किलोमीटर नीचे हमारा घर टूट सकता है, वो होटल नहीं टूट सकता है। लेकिन सरकार यही नहीं, सरकार क्या सोच रहे हैं? हम हल्ला मचा रहे हैं, हमारा मुंह बंद करने के हमें एक घर से दूसरे घर शिफ्ट किया जा रहा है। हमारी प्रॉब्लम वो नहीं समझता। जोशीमठ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष करण माहरा ने जोशीमठ पहुंचकर जोशीमठ भूधसाओं से हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित क्षेत्र का मुआयना किया है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस ने जोशीमठ प्रकरण पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें ये समिति जोशीमठ में प्रभावित क्षेत्रों में सरकार के कामों पर नजर रखेगी। इसके साथ ही नुकसान का जायजा भी लेगी। जोशीमठ में मेडिकल टीम द्वारा प्रभावित लोगों का लगातार स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ आवश्यक दवा और चिकित्सा मुहैया कराई जा रही है। मेडिकल टीम राहत शिविरों के अलावा घर घर जाकर भी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। जोशीमठ में प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए राहत शिविरों में मूलभूत सुविधाओं को प्रशासन लगातार निरीक्षण कर रहा है। प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जा रही है। जिलाधिकारी का कहना है कि कोई भी आवश्यकता पड़ने पर तत्काल निरीक्षण किया जाएगा। जोशीमठ भूधसाव मामले में पर्यावरणविद रवि चोपड़ा का कहना है कि तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना के टनल की वजह से इस वक्त जोशीमठ में समस्या पैदा हुई है। और उनका कहना है कि टनल बनाते वक्त उस समय काफी ब्लास्टिंग की गई थी, अंदर पत्थरों में दरारें आई थी। जो वजह है वो तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल, उसका एक मुख्य कारण है। दूसरा कारण है जो ब्लास्टिंग अभी भी चल रही है हेलंग मारवाड़ी बाईपास बनाने के लिए। और तीसरा कारण ये है कि किसी ने ये अनुमान नहीं लगाया कि जोशीमठ जैसे संवेदनशील शहर में कितनी कंस्ट्रक्शन हो, कहाँ हो, कैसे हो। तो ये कैरिंग कैपेसिटी का जो अध्ययन करना चाहिए ऐसे इलाकों में, वो नहीं हुआ। जोशीमठ आपदा को लेकर राज्य सरकार भले ही आम जनता को राहत देने की बात करती हो, लेकिन पर्यावरणविद राज्य सरकार पर पर्यावरण से छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं। प्रसिद्ध पर्यावरणविद रवि चोपड़ा ने कहा है कि उनके द्वारा पूर्व में भी राज्य सरकार को पहाड़ों पर बनाए जाने वाली जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर कुछ सुझाव दिए गए थे, लेकिन सरकार ने उन्हें नहीं माना। नहीं, जैसे हमने कहा था कि वो
मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो मध्य केंद्रीय भ्रंश है उसके ऊपर पैराग्लेशियल जोन पड़ता है, और पैराग्लेशियल जोन में कोई बांध नहीं बनने चाहिए। ये 2014 में संस्तुति हुई थी, नहीं मानी, काम चल रहा था। 2021 में आप सबने देखा, फरवरी 2021 में किस तरह से फिर वो माचिस की तीली की तरह उस बांध को उड़ा दिया जो निर्माण में अधीन था। उसी का पानी आया है। और जो इसका हेलंग मारवाड़ी बाईपास की संस्तुति दी है, उसमें भी हमने कहा था कि बड़े गहराई से आपको साइंटिफिक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो नहीं हुई है। वो जैसे पहले उनकी रिपोर्ट बनी थी उसी हिसाब से चल रहे हैं आगे। नहीं, जैसे हम जहां एक तरफ सरकार निर्मल गंगा के तहत नदियों और घाटों को साफ करने का काम कर रही है, वहीं स्थानीय शासन और प्रशासन नदियों को और घाटों को साफ करने के लिए समय समय पर जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को आगाह करते हैं। लेकिन यह मुद्दा सिर्फ चंद दिनों तक ही सीमित रह जाता है। आज जैसे ही घाट का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, इस घाट पर जो गंदगी दिखाई दे रही है, इससे यह मालूम होता है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भी इसमें अपना पेपर वर्क पूरा कर इससे पल्ला झाड़ते होंगे, और स्थानीय लोग भी इसको अपना दायित्व न समझकर इन नदियों में गंदगी हो रही है इसका दायित्व नहीं समझ रहे हैं। अगर शासन प्रशासन इसमें कड़ा कदम उठाए तो शायद निर्मल गंगा अभियान सफल हो पाएगा। भी साथ में करें, नहीं तो एक कूड़े का अंबार बढ़ते जाएगा। और जिस तरह नमामि गंगे के तहत सफाई घाटों का सफाई अभियान चल रहा है, तो सरकार से भी अनुरोध है कि कहीं ना कहीं इन घाटों को स्वच्छता करने के लिए प्रधानों को या किसी को कुछ बजट मिल जाए, जो कि ये स्वच्छता अभियान भी साथ साथ चलते रहे। और सभी से एक पुनः निवेदन करता हूँ कि ये घाटों की सफाई आप खुद ही स्वयं पहले। जब हम सभी लोग मिलके इस कूड़े के अंबार को, इस तरह से जो बिखरा हुआ कूड़ा है, लकड़ी का ढेर है, तमाम तरह की जो गंदगी है, इसको हम सभी लोग मिलकर क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि, सभी जितने भी जनप्रतिनिधि लोग, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य, सभी लोग मिलकर इस स्वच्छता अभियान में अपना साथ देंगे। और मेरा सरकार से भी निवेदन है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जो राज्य सरकार की ओर से जो बजट आवंटित होता है, जनप्रतिनिधियों को वो बजट आवंटित किया जाए। और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने जोशीमठ आपदा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पावर माफिया जोशीमठ आपदा के लिए जिम्मेदार हैं। इसी के साथ उन्होंने मांग की है कि उत्तराखंड के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले सभी पावर प्रोजेक्ट तत्काल रद्द कर दिए जाएं। गंगा और उसकी सहायक नदियों पर पावर प्रोजेक्ट मत लगाइए, और अगर लगा रहे हैं तो छोटे छोटे पावर प्रोजेक्ट लगाइए जो रन ऑफ द रिवर में हो, 5-5, 10-10 मेगावाट के। इससे लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेंगे और नदी रुकेगी नहीं, और नदी को टनल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस देश में 3 माफिया ना बहुत ताकतवर हैं, एक शराब माफिया, एक खनन माफिया और एक पावर माफिया। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट एक शब्द प्रयोग करने लगे हैं आजकल पॉलिसी मेकर्स कि जो जल्दी हो सके वो करो। तो हाइडल प्रोजेक्ट जल्दी होता है, पर्यावरणविदों को मैनेज करके स्वीकृति ले ली जाती है, उसी का परिणाम है जोशीमठ। उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहायक नदियों जोशीमठ में हो रहे भू धसाव की घटनाओं को देखते हुए अब उत्तराखंड के बाकी पर्वतीय शहरों की भी लोडिंग कैपेसिटी के बारे में रिसर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड के अन्य पर्वतीय क्षेत्र की धारण क्षमता कितनी है या फिर उससे ज्यादा हो गई है, उस पर सर्वेक्षण कराया जाएगा। अभी 68 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। लगभग 600 से कुछ ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जो उस जोन में आ रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उन सभी को सुरक्षित किया जाए। सबसे पहले जान माल की सुरक्षा की जाए, उस पर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मैं भी स्वयं वहाँ पर गया था, लगातार मैं भी बात कर रहा हूँ, मुख्य सचिव गए थे, सभी लोग लगे हुए हैं। और हम ऐसे कठिन समय में सारी सरकार जोशीमठ वालों के साथ है, जोशीमठ के निवासियों के साथ है। मैं सभी से अनुरोध भी करता हूँ कि ये समय अनावश्यक बातें करने का नहीं है। ये समय हम लोगों को एक टीम के रूप में मिलकर सबसे पहले जोशीमठ के लोगों की जान माल की सुरक्षा करनी है और शहर को बचाना है। इस पर सभी लोग लगेंगे, बाकी राजनीति की चीज़ें तो बाद में भी हो जाएंगी।
जोशीमठ आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है और जोशीमठ आपदा को लेकर विस्तार पूर्वक प्रधानमंत्री के द्वारा जानने का काम किया गया है। सीएम धामी ने कहा है कि केंद्र की तरफ से राज्य को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया गया है। राज्य सरकार को त्वरित गति से काम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और उस पर भी लगातार भारत सरकार की टीमें भी और यहाँ के भी जो संस्थान हैं सभी लोग उस पर अपना सर्वेक्षण कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और जल्दी ही मैं समझता हूँ कि उसका कोई न कोई निष्कर्ष निकलेगा। और इस बीच आपको सुनाते हैं कि सुबोध उनियाल क्या कुछ कह रहे हैं। तो किसी का ये कहना कि किसी पार्टी विशेष की वो या सरकार विशेष की जिम्मेदारी से उन्होंने मुंह मोड़ा, तो इसका पहला अगर कहीं आरोप रहेगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर रहेगा। सवाल ये है कि निश्चित रूप से इस बात को मैं स्वीकार करता हूं क्योंकि हमारा कुछ कल्चर ऐसा है कि जब कोई फोड़ा होता है तो फोड़े का इलाज करने की बजाय हम लोग नासुर बनने का इंतजार करते हैं। इसमें ये गलतियां तो हुई है क्योंकि इस तरह की घटनाओं पर शुरुआत से ही ध्यान देना चाहिए और ताकि शुरुआत रहते हुए ट्रीटमेंट किया जा सके और भविष्य में ये विकराल रूप न ले ले। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने हमारी सरकार ने जिस तत्परता के साथ इस पर काम किया, हर जगह अधिकारी डिप्यूट किए गए हैं वार्ड वाइज और बाकायदा विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद जो कुल मिलाकर के 678 मकानों को आइडेंटिफाई किया गया है जिन पर दरारें आई हैं और जिनमें 81 मकानों में जो ज़्यादा दरारें हैं उनको तत्काल होटल्स में और सरकारी गेस्ट हाउस में भी भेजने का काम किया गया और जो नियम हैं आपदा के 5,000 रुपये अनुग्रह राशि वो उनको दी गई और 4,000 रुपया किराए का अनुमति किया कि ताकि कोई अगर मकान में जाता है तो उसको 4,000 रुपये महीना किराया सरकार देगी जब तक इनको विस्थापित न कर दिया जाए। विस्थापन पर कार्य किया जा रहा है और विस्थापन के लिए पीपल कोटी और गौचर में ज़मीनें ढूंढ ली गई हैं और उनकी भी, क्योंकि भविष्य में इस तरह की गतिविधियां ना हो, उनकी भी भूगर्भीय जांच कराई जा रही है उस ज़मीनों की ताकि भविष्य में कोई विस्थापित को दोबारा विस्थापित करने की आवश्यकता न पड़े। इसलिए बिल्कुल भूगर्भीय दृष्टि से पूरी तरह साउंड होने के बाद उनके विस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। और अनुग्रह राशि के बढ़ाने की जहाँ तक बात है, सरकार ने निर्णय लिया है कि हम शीघ्र एक इमरजेंसी बैठक कैबिनेट की बुला रहे हैं जिसमें अनुग्रह राशि को बढ़ाने के लिए कैबिनेट स्तर पर निर्णय लिया जाएगा ताकि राज्य अपने संसाधनों से जो आपदा के जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो भारत सरकार के होते हैं, उनमें सरकार टॉपअप करेगी ताकि लोगों को हम अनुग्रह राशि में बढ़ा सकें, उसको बढ़ोतरी उनको दे सकें। अब ये डेट क्योंकि मुख्यमंत्री जी का प्रियोगेटिव है, मुख्यमंत्री तय कर लेंगे, लेकिन ये एक आपात बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया है। जेपी कॉलोनी में जो पानी का स्रोत फूटा है उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है क्योंकि अभी तक सोर्स पता नहीं चल पाया, लेकिन जो सिल्ट भी उसमें आ रहा है तो उसको टनल के सिप से के पानी से उसकी एक कंपेरेटिव वो किया जा रहा है एग्जामिनेशन कि अगर वो उस टनल का पानी होगा तो निश्चित रूप से सरकार किसी भी बड़े कदम को उठाने से, प्रोजेक्ट को रोकने से भी पीछे नहीं रहेगी अगर ये लगेगा कि इन टनल्स के कारण अभी बिना किसी परीक्षण के, बिना किसी साइंटिफिक जांच के जो आरोप लगाए जा रहे हैं। और मैंने जैसे आपसे कहा कि ये टनल्स कांग्रेस की सरकार में भी बनी। और अब रुख करेंगे खबरों का। उधर राहुल गांधी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पुजारियों को लेकर दिए बयान पर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने उन्हें नसीहत दी है।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने राहुल गांधी को सलाह दी है कि वो पहले पूजा पद्धति को समझें कि आखिर पूजा पद्धति क्या होती है, क्योंकि सनातन संस्कृति में व्यक्ति को पहले पुजारी बनना पड़ता है, इसके बाद ही उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, उसी के बाद व्यक्ति तपस्वी बनता है। दरअसल कुरुक्षेत्र में राहुल ने बयान देते हुए खुद को तपस्वी बताया था और कहा था कि भारत एक तपस्वियों का देश है, न कि पुजारियों का। देखिए, तपस्वी आप कहाँ से होंगे? पहले आपको पूजा सीखनी पड़ेगी, पहले आपको पुजारी बनना पड़ेगा। पुजारी बनने के बाद ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। और जब आप पूजा नहीं सीखेंगे, आप तपस्वी नहीं बन सकते हैं। पूजा के बाद ही तपस्वी जीवन बनता है। और मैं राहुल गांधी जी को ये बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले पूजा पद्धति सीखें, पूजा क्या होती है, उसके बाद आप फिर जो है ध्यान समाधि में पहुँच सकते हैं। दारुल उलूम के प्रमुख और शीर्ष इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से हुई मुलाकात का काली सेना ने विरोध शुरू कर दिया है। काली सेना ने प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप के ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी द्वारा की गई अरशद मदनी से मुलाकात को गलत बताते हुए कहा है, जो लोग हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं और आए दिन फतवे जारी करते हैं, उनको आप अपने पूजनीय स्थान दक्षिण काली मंदिर में बुलाकर सम्मान करते हैं, जो कि सरासर गलत है। ओम नमो नारायण। अभी मीडिया सूत्रों से पता चला है कि हरिद्वार में दक्षिण काली मंदिर में जो देवबंद के मौलाना हैं मदनी, उनका प्रवेश हुआ है और उनका सम्मान हुआ है। तो क्या हम लोग गो भक्षकों का, गो हत्यारों का, हिंदुओं के हत्यारों का अब सम्मान करेंगे? यह देखो, साधु को सेकुलरिज्म नहीं करना है। साधु हिंदू धर्म का प्रचारक है। जो इसके हिंदू द्रोही लोग हैं, जो गो भक्षक हैं, गोमांस खाने वाले हैं, हिंदुओं के हत्यारे हैं, उनको कतई सम्मान नहीं करना है। और कम से कम हरिद्वार में तो मुसलमानों का प्रवेश ही वर्जित है। ये किस प्रकार की परंपरा ये संत लोग डाल रहे हैं? अच्छी बात नहीं है, इससे बचना चाहिए। और बचने के बाद यदि कुछ अगर नहीं बचते हैं तो अखाड़ों को इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए। मैं रविंद्र पुरी जी महाराज से अपेक्षा करता हूं और कम से कम हरिगिरी महाराज जिसका वो स्थान है, उनसे अपेक्षा करता हूं कि जो इस कृत्य को किए हैं उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। जसपुर में बीती 4 जनवरी को केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जसपुर विधानसभा के अंतर्गत तीर्थ नगर के प्राचीन शिव मंदिर दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने 7 जनवरी को मंदिर को पुरातत्व विभाग के अंतर्गत लाते हुए इसके सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार करने के लिए पत्र लिखा है। इससे पुराना और मंदिर अगर है तो उसका कहीं ना कहीं मंत्रालय द्वारा उसका जीर्णोद्धार कराने का प्रयास किया जाएगा। तो उसका प्रयास शुरू हुआ है। हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सार्थक परिणाम मिलेंगे। तो हजारों की संख्या में जब मेला लगता है, वार्षिक मेला लगता है, तो हजारों की संख्या में लोग आते हैं और उत्तराखंड से नहीं, उत्तर प्रदेश से भी लोग आते हैं और समय समय पर वैसे भी वहाँ दर्शन करने लोग जाते हैं। तो एक अच्छा प्रयास होगा। वहीं नए साल में उत्तराखंड में तबादलों का दौर जारी है। एक बार फिर पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। देहरादून एसएसपी के द्वारा पुलिस महकमे में तबादले किए गए हैं, जिनमें एसएसपी के द्वारा उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। आपको बता दें कि 8 उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। देहरादून में कोहरे के कहर को देखते हुए शिक्षा महानिदेशक ने स्कूलों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत 15 जनवरी तक प्रदेश के सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। नैनीताल की कालाढूंगी में बढ़ते नशे की कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने कार्य योजना तैयार की है, जिसको लेकर नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में टीम गठित की गई है और इस अभियान के तहत नशे से दूर रखने, नाबालिग को वाहन न देने और महिला सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही महिलाओं को अपने मोबाइल में उत्तराखंड पुलिस ऐप डाउनलोड करने को भी कहा गया है, जिस पर वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। 8 जनवरी को देहरादून से शुरू हुई मां धारी देवी और भगवान नागराज देव डोली शोभा यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ तमाम लोगों ने किया। आज यह देव डोली शोभा यात्रा डोईवाला के सिद्धपेट शक्ति भवन मंदिर में पहुंची है, जहां मंदिर में भक्तों द्वारा डोली यात्रा को श्रद्धा भाव के साथ फूलमालाओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया।
माता रानी अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखें। यहाँ पर सिद्धपीठ शक्ति भवन मंदिर में माँ के स्वागत में भजन कीर्तन का जो भक्तों के द्वारा चल रहा है और सभी लोगों की स्वस्थ कामना, दीर्घ आयु एवं समृद्धि के लिए, इस क्षेत्र के लिए, डोईवाला के लिए, यहाँ की समस्त जनता के लिए मैं सिद्धपीठ शक्ति भवन मंदिर के पुजारी के नाते माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि सबका जो है मंगल हो। भगाने के लिए, सुख शांति के लिए, प्रदेश की समृद्धि के लिए और कोई ऐसी वैश्विक आपदा न आए, माँ भगवती से प्रार्थना करिए, सब खुशहाल रहें, सब स्वस्थ रहें। जय माता दी, राधे राधे। मैं सिद्धपीठ शक्ति भवन मंदिर से उपाध्यक्ष श्री इंद्रेश्वर राव बोल रहा हूँ और सभी भक्तों का मैंने हार्दिक स्वागत करा है अपनी समिति की ओर से। हमें आज सौभाग्य प्राप्त हुआ माता के दर्शन का, ये हमारा सौभाग्य है जो आज हमें सुंदर दर्शन प्राप्त हुए। भजन डोली मध्य प्रदेश में श्री नर्मदा जी में माँ भगवती प्रातःकाल स्नान करेगी और साथ में भगवान श्री नागराजा उसमें दिव्य स्नान लेंगे, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड की संस्कृति है, संस्कृति और संस्कार देवी देवताओं पर टिके हैं। ये आप भी मानते हैं और पूरा विश्व इसको मानता है। जो नहीं मानता वो आज तक सिद्ध भी नहीं कर पाए कि ये आप गलत हैं। अगर कोई सिद्ध कर पाए तो उसको हम साक्षात बुलाना चाहते हैं। ये आपके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य डोईवाला विकासखंड कार्यालय में क्षेत्र के ग्राम प्रधानों में धरना प्रदर्शन किया और सरकार के एनएमएमएस व्यवस्था का विरोध किया है और कहा है कि कई ग्राम पंचायतों में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। आपको बताऊं, ये जो हमारा जो ये ब्लॉक है, इसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जो सुदूर पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी जो है बहुत कम रहती है। अब माना उस ग्राम सभा में 5-6 जगह अगर काम चल रहे होंगे तो अभी तो कोई नियुक्ति नहीं हुई है कि उसको करेगा कौन। दूसरी बात यह है कि अगर हो भी गई, माना किसी एक आदमी को रख दिया गया तो वो कहाँ उसको जाएगा और मोबाइल कनेक्टिविटी होगी तो काम कैसे कर पाएगी लेबर, किस तरह से काम हो पाएंगे। और वो रोज़ होना है और 2 टाइम होना है, सुबह शाम। तो बड़ी दिक्कत है ये एनएमएमएस जो सरकार लागू करने जा रही है मनरेगा में। तो हमारा सभी प्रधानों का यही विरोध है कि इसको लागू न किया जाए। इससे बड़ी दिक्कतें हमें होंगी इसमें आने वाले समय में। तो इसलिए और विकल्प तो चल ही रहा है, जो जैसे होता ही है और पहले से चल ही रहा है। कोई ऐसे काम नहीं हो रहे, समय समय पे जो है सरकार इसके ऑडिट भी करवाती है, कामों में कहीं कोई खामी नहीं होती है। तो ये मेरे ख्याल से एक अनावश्यक जो है परेशान करने वाली बात है सिर्फ, बस। तो या किसी को सूचना दिए बगैर एक तरह से इन्होंने जो है ऑनलाइन जो वो भर्ती क्या मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको इन्होंने जो है लागू कर दिया, जबकि उससे पहले कोई व्यवस्था नहीं की, ना कोई किसी को ट्रेंड किया, ना हमें जानकारी दी। और सीधा 1 तारीख से, जबकि हमारे पहले वाले काम सुचारू रूप से चल रहे थे, अब 1 तारीख से सबके सब काम बंद है, क्योंकि मॉनिटरिंग सिस्टम जो किया हुआ है उसमें ऑनलाइन जो है सुबह एक बार हाजिरी और एक बार शाम को हाजिरी देनी है, 2 टाइम हाजिरी देनी है। उसके लिए ना तो व्यक्ति कोई ट्रेंड किया हुआ, ना कोई वो, क्योंकि एक पंचायत में अगर 10-10 भी काम चल रहे होंगे तो 10 जगह एक व्यक्ति को जाना पड़ेगा, सुबह 10 जगह शाम को। तो व्यक्ति दिन भर ही वही घूमता रहेगा, फिर 10-12 आदमी खड़ा होगा, बैठेगा, काम कब करेगा। तो बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं। और फिर दूसरा क्या है कि एक वो है कि 20 वर्क से ज़्यादा नहीं होंगे एक पंचायत में। अब पहले क्या था कि अपने जो वर्क पूरे हुए, अपने पूरे काम पूरे करने के बाद आप जो फाइल को क्लोज माना जाता था, बाकी जो सब पेमेंट आता रहे कोई बात नहीं, काम पूरा हो गया फाइल क्लोज होगी। लेकिन अभी क्या कर दिया इन्होंने, क्योंकि पेमेंट इनकी साल में 1 बार या 2 बार आती है टोटल मटेरियल की और मिस्त्री की। अब जब तक वो पेमेंट नहीं हुई तब तक। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।